मैक्स पूरी तरह बिविल्डर्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। उसका दिमाग पैनिक करने लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। एम्बैरेसमेंट से भरा हुआ वो ऑकवर्ड तरीके से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है और मन ही मन चिल्लाता है कि ये सिचुएशन कितनी अनोइंग हो गई है। एस्टर उसे समझाती है कि उसे ये इसलिए अनोइंग लग रहा है क्योंकि उसकी बातें उसे कंफर्टिंग लग रही थी। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि वो एक पल के लिए सच में डर गया था। एस्टर अपने आंसू पोंछती है और बुदबुदाती है 2 वीक्स। वो बोलती है कि अगर 2 हफ्तों बाद भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ तो वो रिजाइन कर देगी। मैक्स स्टन रह जाता है। एस्टर पीछे मुड़कर प्लेफुल विंग करती है और चीयरफुल टोन में पूछती है कि क्या उन्हें वापस ऊपर जाना चाहिए। फ्लस्टर्ड होकर मैक्स हाँ कह देता है। चलते हुए वो राहत की सांस लेता है। सोचता है कि अब फाइनली वो काम पर फोकस कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एलिवेटर के पास कोवर्कर्स का ग्रुप खड़ा है। कोवर्कर्स उन्हें साथ देखकर चौंक जाते हैं। मैक्स और एस्टर फ्रीज हो जाते हैं। कोई उन्हें पुकारता है और एस्टर तुरंत अपना चेहरा ढक लेती है। जॉय सस्पिशियस हो जाती है। बाकी लोग भी कंफ्यूजन में उन्हें घूरने लगते हैं। नर्ड गर्ल एस्टर से कहती है कि वो कैफे जा रही है और पूछती है कि क्या वो ज्वाइन करेगी। लेकिन एस्टर जल्दी से भाग जाती है और बोलती है कि आज नहीं आ सकती। मैक्स अंदर ही अंदर ग्रोन करता है कि वो सच में अकेले एस्केप कर गई। जॉय फिर मैक्स से पूछती है कि क्या वो ज्वाइन करेगा, लेकिन जेडन बोल देता है कि मैक्स कैफीन नहीं पी सकता। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या उसे सच में मार देना चाहिए। वो ऑकवर्ड तरीके से बोलता है कि उसे काम चेक करना है और वहां से निकल जाता है। जॉय उसे सोच में डूबे हुए दिखती रहती है। सीन बाद में शिफ्ट होता है। डेस्क पर क्लॉक 3:10 दिखा रहा होता है। मैक्स डेस्क पर बैठा है लेकिन उसका दिमाग काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। उसकी उंगलियां ऑटो पायलट पर टाइपिंग कर रही होती हैं, लेकिन वो इमेजिन कर रहा होता है कि कोवर्कर्स उसे और एस्टर को लेकर गॉसिप कर रहे होंगे। उसकी एंजाइटी स्पाइरल हो जाती है। वो सोचता है कि लोग उसे क्रीपी स्टॉकर कह रहे होंगे जिसने कन्फेशन किया। जॉय पास आकर स्ट्रेच करती है। मैक्स फ्रीज हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो खुद को कैसे डिफेंड करेगा। उसकी इमेजिनेशन उसे इंसेन सिनेरियोज दिखाने लगती है, जैसे वो एस्टर को लेसन सिखाने का ब्रैग कर रहा हो। वो खुद पर क्रिंज करता है और खुद को काम करने की कोशिश करता है और गूगल पर हाउ टू माइंड कंट्रोल टाइप कर देता है। वो खुद से कहता है कि लोग आमतौर पर दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तभी पैट्रिक पार्टीशन के ऊपर से झांकता है और पूछता है कि क्या उसके और एस्टर के बीच कुछ चल रहा है। मैक्स पैनिक कर जाता है। पैट्रिक बताता है कि उसने एस्टर को पहले रोते हुए देखा था और मजाक में कहता है कि शायद उन्होंने किसी फाइल को लेकर फाइट कर लिया। मैक्स अंदर ही अंदर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि सब उसे घूर रहे हैं, खासकर जॉय। उसी वक्त एस्टर बोलती है कि वो मीटिंग पोस्टपोन करना चाहती है और फार्मेसी जा रही है। जॉय पूछती है कि क्या वो सिक है। एस्टर विंक करके बोलती है कि उसे बस ड्राई आइज के लिए आई ड्रॉप्स चाहिए और लाउड वॉइस में मैक्स को एक्सेस कार्ड ढूंढने में मदद करने के लिए थैंक्स कह देती है। मैक्स ऑकवर्ड तरीके से साथ देता है। पैट्रिक टीज करता है कि उसने कुछ और ही सोचा था। एस्टर सटल सेटिस्फाइड स्माइल देती है। मैक्स नर्वस लाफ करता है और राहत की सांस लेता है कि वो बच गया, लेकिन जॉय उसे अनरीडेबल एक्सप्रेशन से देखती रहती है। बाद में कॉफी शॉप में मैक्स सोचता है कि वो बिना वजह इमोशंस वेस्ट कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि अब कोवर्कर से अननेसेसरी क्लोज नहीं होगा, खासकर एस्टर और जॉय से डिस्टेंस रखेगा। ऑर्डर लेने जाता है, चैमोमाइल टी पकड़ता है और खुद को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है जॉय सामने खड़ी होती है और स्माइल करती है। मैक्स शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। जॉय प्लेफुल तरीके से पूछती है कि वो ऑफिस में टी क्यों नहीं बनाई। मैक्स बोलता है कि उसे फ्रेश एयर चाहिए था। जॉय बोलती है कि वो डिजर्ट कूपन यूज करने आई है और एक मिस्चीवियस स्माइल देती है। मैक्स सोचता है कि पहले निकल जाए, लेकिन जॉय इंसिस्ट करती है कि साथ चलें। चलते हुए जॉय अपकमिंग कंपनी डिनर का टॉपिक उठाती है। मैक्स साइलेंट रहता है। जॉय उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी उसके साथ ऑकवर्ड फील करता है। मैक्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। जॉय बताती है कि वो एस्टर को कैजुअली निकनेम से बुलाता है, लेकिन उसे हमेशा फॉर्मल हॉनोरिफिक से बुलाता है। मैक्स सोच में पड़ जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मल टाइटल्स रखने से कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स कम होती हैं। जॉय बीच में पूछती है, तो तुम कह रहे हो कि जितना क्लोज होते हैं उतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। मैक्स हाँ कह देता है, लेकिन जॉय की रिएक्शन उसे कंफ्यूज कर देती है। वो आगे बोलता है कि स्टडी ग्रुप की वजह से जॉय कंपनी में उसके सबसे क्लोज पर्सन है। जॉय सरप्राइज्ड होकर उसे देखती है। सनलाइट पेड़ों से होकर गिरता है। एक लीफ नीचे गिरता है। मैक्स चुपचाप ड्रिंक सिप करता है, रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ वियर्ड बोल दिया। जॉय हल्के से बोलती है, ऑनेस्टली ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डीप लग रहा था। इंटरेस्टिंग। ब्रो अंदर ही अंदर खुद से सवाल करता है कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। वो हंसते हुए कहती है, मैं तो बस क्यूरियस थी और कुछ नहीं, गलत मत समझना। वो कहती है कि बातों बातों में पता ही नहीं चला और वे ऑफिस पहुंच गए। दृश्य अब कुछ समय बाद का है। मैक्स टॉयलेट में है और मन ही मन सोच रहा है। जॉय को सच में हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है और वो हर बात को लेकर क्यूरियस हो जाती है। अगर मैं अभी से थोड़ा और छोटा होता और अपनी औकात न जानता तो पक्का गलत समझ बैठता। अपनी इमेजिनेशन को दौड़ने देते हुए वो सोचता है, कोई ऐसा जो सबके लिए काइंड हो और हर चीज के लिए क्यूरियस हो। मानसिक शांति के लिए बेहतर है कि ऐसी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उनमें गहराई मत ढूंढो। अब से अपनी गार्ड अप रखनी होगी। कॉन्ग
डोंगू। दृश्य अब 2 दिन बाद का है। एक वेल ड्रेस्ड आदमी जिसके बाल डार्क स्टाइल में समरे हुए हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में कदम रखता है। एक सहकर्मी उसे डैश एस कहकर बुलाता है और उसके काम की तारीफ करता है, जिसे देखकर मैक्स के चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। एस पैट्रिक को ग्रीट करता है, बड़े दिनों बाद मिले, वैसे तुम्हारी वेडिंग फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। पैट्रिक हंसते हुए कहता है कि उसे लगा था वो थकान से मर जाएगा। मैक्स अपनी डेस्क से उन्हें हल्की सी ग्लेयर के साथ देखता है। अब हमें लियो से मिलवाया जाता है। उसका असली नाम अभी पता नहीं है। वो 9 महीने के असाइनमेंट के बाद हेडक्वार्टर्स वापस लौटा है। पैट्रिक लियो को आज रात टीम डिनर के लिए बुलाता है, जिसे वो खुशी खुशी मान लेता है। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि पहली नजर में ही वो काफी सोशली एडेप्ट, सामाजिक रूप से निपुण लग रहा है। लियो जॉय की डेस्क के पास जाता है और मजाक में पूछता है कि उसने उसे ग्रीट क्यों नहीं किया। जॉय हैरान होकर उसके नए हेयर स्टाइल की तारीफ करती है। मैक्स को एहसास होता है कि लियो और जॉय काफी क्लोज होंगे, क्योंकि उन्होंने कंपनी साथ में ज्वाइन की थी। फिर मैक्स को नाम से बुलाते हुए लियो कहता है कि उसने उसके काम के बारे में बहुत अच्छा सुना है और नोट करता है कि वो जॉय के बगल में बैठता है। लियो जॉय को स्नैक्स के साथ गंदगी फैलाने के लिए चिढ़ाता है और मैक्स से कहता है कि उसका ध्यान रखना, लेकिन वो लियो को यह कहकर भगा देती है कि मैक्स को परेशान न करे जो काम कर रहा है। जॉय मैक्स को भरोसा दिलाती है कि लियो हमेशा ऐसा ही रहता है। मैक्स मन ही मन उसे एक क्लासिक एक्सट्रोवर्ट मानता है जो शाइनेस का मतलब भी नहीं जानता। लियो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वाह, तो अब तुम कॉमर्स टीम में हो, ये थोड़ा दुखद है। वो मजाक करती है कि जब उसके पास मौका था तब उसे उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। लियो फिर जॉय को बाद में फाइनेंस टीम के साथ कॉफी के लिए बुलाता है और मैक्स ये सुन लेता है। मैक्स चुपचाप अपने हेडफोन वापस लगा लेता है। दृश्य अब एक व्यस्त पोर्क बेली रेस्टोरेंट का है। टीम डिनर के लिए 2 टेबल हैं और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जॉय का ग्रुप बहुत शोर मचा रहा है और चीयरफुल है, जबकि मैक्स अपने सहकर्मियों के साथ चुपचाप बैठा है। सहकर्मियों में से एक कहता है, जॉय, तुम्हारी टीम बदलने से पहले ऐसी अफवाहें थीं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। सच में तुम दोनों एक क्यूट कपल लगोगे। ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की पहुंच से बाहर, आउट ऑफ लीग है। मैंने सुना है कि वो काम के बाद मास्टर्स भी कर रहा है, वो भी अपने तरीके से अमेजिंग है। एस्टर फिर मैक्स से पूछती है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो स्पष्ट करती है कि वो जॉय और लियो के बारे में बात कर रही है और पूछती है कि क्या वे एक दूसरे को सूट करते हैं। मैक्स जवाब देता है, मुझे लगता है कि वे एक दूसरे को जेडन से ज्यादा सूट करते हैं। एस्टर हंसते हुए उसकी बात से सहमत होती है। दृश्य अब कुछ समय बाद का है। सोशल इंटरेक्शन से थका हुआ मैक्स रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वो बस घर जाना चाहता है। वो एक पीछे की गली में जाता है और वहाँ जॉय को फोन पर झुकी हुई देखकर हैरान हो जाता है। जॉय, ओ तुम हो मैक्स? जॉय, ओ सही, हम अब ऑफिस से बाहर हैं। क्या मैं तुम्हें डोंगू बुलाऊं? मैक्स, चूंकि ये अभी भी वर्क डिनर का हिस्सा है। मैक्स, ठीक है। वो हंसते हुए कहती है, उम्मीद के मुताबिक तुम अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत स्पष्ट हो। मैक्स बताता है कि वो बस ताजा हवा लेने बाहर आया था और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जवाब देती है, मैं एक वर्क कॉल ले रही थी। जाहिर है क्यूए टीम अभी भी देर तक काम कर रही है। उसे डिनर के दौरान काम संभालते देख मैक्स चुपचाप उसके समर्पण की प्रशंसा करता है। वो अपने फोन से ऊपर देखती है। उसके गालों पर हल्की लाली है। वो पूछती है कि क्या उसका चेहरा लाल है और कहती है कि उसने काफी समय से शराब नहीं पी थी, इसलिए उसे जल्दी नशा टिप्सी हो गया। मैक्स पुष्टि करता है कि उसका चेहरा लाल है और वो कहती है, मुझे कल के हैंगओवर की अभी से चिंता हो रही है। शायद घर जाते समय मुझे एक चॉकलेट मिल्क ले लेना चाहिए। मैक्स कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो चॉकलेट मिल्क क्यों पसंद करती है। जॉय, मैक्स, तुम शराब नहीं पीते इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। चॉकलेट मिल्क हैंगओवर के लिए कमाल की चीज है और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से कोई जॉय को आवाज देता है। वो हंसती है और मैक्स से कहती है, हेल भी पूरी तरह नशे में है, तुम आराम से अंदर आना। वापस अंदर जाते हुए जॉय अपनी टेबल पर लियो के साथ शामिल हो जाती है, जो अपना फोन चला रहा है। लियो सुझाव देता है कि उन्हें सेकंड राउंड के लिए कॉकटेल बार जाना चाहिए और जॉय उस जगह को एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पहचान लेती है। मैक्स उन्हें बाहर से देखता है। वो अपने आप से सोचता है, अगर लियो अपने असाइनमेंट से पहले वापस आ गया होता तो शायद वे दोनों साथ में स्टडी ग्रुप करते। तभी उसका फोन बज करता है और वो एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन देखता है। एस्टर का एक मैसेज आता है जिसमें उसे कन्वीनियंस स्टोर पर मिलने के लिए कहा गया है। दृश्य रात के एक चमकते हुए कन्वीनियंस स्टोर का है। एस्टर एक स्लाइस स्माइल देती है और मजाक में कहती है कि आखिरकार वे अकेले हैं। गलियारे में चलते हुए मैक्स उसे डांटता है, ऐसी बातें मत करो जिन्हें कोई और सुन ले तो गलत समझ ले। एस्टर बड़बड़ाती है, ओह तुम मजेदार नहीं हो। तो वो क्या बात थी जो तुम उस दिन कहने वाले थे? मैक्स, कब की बात? एस्टर, उस दिन इमरजेंसी स्टेयर्स पर डेवलपर टर्म्स यूएक्स यूआई डिजाइनर, तुमने ऐसा कुछ कहा था। मैक्स, मैंने कहा था कि एस्टर की तरह ऐसा यूएक्स बाय यूआई डिजाइनर मिलना मुश्किल है जो डेवलपर टर्म्स को समझता हो। मेरा यही मतलब था। वो उसे चिढ़ाती है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट इतना डैश मैक्स लाइक डैश क्यों लग रहा है? ये बहुत मजेदार है। मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, मैक्स लाइक कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मैक्स फिर पूछता है कि क्या उसने उसे ये पूछने के लिए स्टोर तक खींचा है। वो जवाब देती है, वैसे मैं सबके लिए हैंगओवर ड्रिंक्स खरीद ही रही थी और कुछ पूछना भी चाहती थी। मैक्स पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है। वह उसे उस दिन के लिए थैंक्स कहती है। वो स्पष्ट
करती है कि उसे ठीक से शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला था। मैक्स मन ही मन कहता है, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अगर तुम्हें कभी भी मुश्किल समय लगे तो मेरे पास आना, ठीक है? मैं खुशी खुशी तुम्हारी ट्रैश कैन बनूंगी। ये सुनकर मैक्स आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाता। फ्लस्टर्ड होकर वो जोर देती है कि वो सीरियस है, लेकिन मैक्स हंसी दबाते हुए पूछता है कि क्या उसका मतलब एक इमोशनल ट्रैश कैन से है जिसे वो झेपते हुए स्वीकार करती है। वो हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं कि तुम समस्याओं को हल करोगी, बस तुम मेरी इमोशनल ट्रैश कैन बनोगी। ये थोड़ा अजीब है एस्टर, तुम्हें ये मजेदार लग रहा है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना यूनिक है। मेरा मतलब है चीजें सुलझाना तुम्हारा काम है, लेकिन कभी कभी किसी का बस आपके साथ होना ही काफी होता है। फिर वो उसे घूरती है। वो पूछता है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। वो हैरानी से देखती है और कहती है, मुझे लगता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें वाकई हंसते हुए देखा है मैक्स। भले ही हमने 1 साल साथ काम किया है, मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। जैसे ही वो फ्लस्टर्ड होता है, एस्टर खुशी खुशी कहती है कि मुस्कुराते हुए वो बहुत बेहतर और कम ग्लूमी उदास लगता है। वो चुपचाप ब्लश करता है और उसके डैश ग्लूमी डैश कमेंट को खुद दोहराता है। एस्टर फिर उसे चिढ़ाती है कि वो शर्मिंदा है। मैक्स अंदर ही अंदर जलता है कि वो पक्का उसे चिढ़ा रही है। वो खुद से कहता है कि उसे उसके साथ नहीं आना चाहिए था। इसी बीच रेस्टोरेंट में जॉय नोटिस करती है कि मैक्स गायब है। ओ नहीं दोस्तों, जिस तरह से वो देख रही है उससे लग रहा है कि उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पक रही है। सीन अब वापस कन्वीनियंस स्टोर पर आता है। एस्टर मैक्स के करीब झुकती है और उसके इतना शर्माने पर उसे टीज करती है। मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम सबके लिए सामान खरीदने आई हो, जल्दी से कुछ चूज कर लो। एस्टर सोचने लगती है कि बोरिंग हैंगओवर ड्रिंक्स के अलावा और क्या लिया जाए। वो आइसक्रीम या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बारे में बड़बड़ाती है और अपने डिसीजन पैरालिसिस का रोना रोती है। मैक्स एक शेल्फ की ओर इशारा करते हुए उसे एक ऑप्शन सजेस्ट करता है। सीन अब कुछ समय बाद का है। ग्रुप के पास वापस आकर एस्टर दूसरे राउंड से पहले खुशी खुशी सभी को चॉकलेट मिल्क के कार्टन्स देती है। वो प्लेफुली अनाउंस करती है कि ये चॉइस मैक्स की थी, इसलिए अगर किसी को पसंद ना आए तो उसे ही ब्लेम करना। जब सहकर्मी उसे थैंक्स कहते हैं और टीज करते हैं तो लियो मैक्स से पूछता है कि क्या वो दूसरे राउंड के लिए उनके साथ चल रहा है, लेकिन मैक्स ऑकवर्डली मना कर देता है और कहता है कि उसने केवल पहले राउंड तक रुकने का ही प्लान बनाया था। लियो जोर देता है कि बार में नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हैं और सजेस्ट करता है कि अगली बार वे साथ में चाय पिएं, जिससे मैक्स फ्लस्टर्ड हो जाता है। एस्टर लियो के कान में फुसफुसाती है, तुम्हें पता है ना कि ये एक कोरियन स्टाइल प्रॉमिस है। लियो सोच में पड़ जाता है कि उसका क्या मतलब है और मैक्स अंदर ही अंदर उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी मैक्स देखता है कि एक सहकर्मी जॉय को वह चॉकलेट मिल्क दे रही है जो उसने उसके लिए बचाकर रखा था। जॉय का चेहरा खिल उठता है। मैक्स एक साई लेता है जबकि एस्टर उसे साइड से देख रही होती है। एस्टर के चेहरे पर एक शांत और विचारशील भाव है। वो मैक्स को जॉय को गौर से देखते हुए नोटिस कर लेती है। सीन अगली सुबह ऑफिस का है। पैट्रिक एक दोस्ताना मुस्कान के साथ मैक्स की डेस्क के पास आता है और पूछता है कि क्या वो व्यस्त है। मैक्स मना करता है और पूछता है कि क्या बात है। पैट्रिक उस सैटेलाइट ऑफिस का जिक्र करता है जिसे लियो इस्तेमाल कर रहा था। लियो के साथ मिलकर पैट्रिक समझाता है, हमें वहाँ से इक्विपमेंट गाड़ी में लोड करने हैं। जेडन को मदद करनी थी, लेकिन लगता है उसे हैंगओवर है और वो फोन ही नहीं उठा रहा। तो मैक्स, क्या तुम उसकी जगह मदद कर सकते हो? लियो आगे जोड़ता है, ये सेओलोंग स्टेशन के पास है और इसमें 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैक्स काम का बोझ और बढ़ने पर अंदर ही अंदर जलता है और फैसला करता है कि वो आखिरकार ना कह देगा, लेकिन तभी वो जॉय को अपनी ओर देखते हुए पाता है। जॉय उसे एक क्वेश्चनिंग ग्लांस देती है और वो झेंपकर अपनी आंखें चुरा लेता है। हार मानकर मैक्स सहमत हो जाता है और उनके भारी भरकम थैंक्स को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही मैक्स उनके साथ जाता है, लियो जॉय को आवाज देता है। लियो जॉय से एक केक शॉप के बारे में पूछता है जो उनकी डेस्टिनेशन के पास है। उसे सरप्राइज देते हुए वो उसके लिए वहाँ से कुछ पिकअप करने का ऑफर देता है और जॉय की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। वह विनम्रता से मना करती है, आपके लिए बाहर जाना पहले से ही थका देने वाला है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन लियो जोर देता है और पूरी टीम के लिए केक लाने का सुझाव देता है। वो मैक्स का इनपुट मांगता है जो बस वहाँ से भागना चाहता है, पर धीरे से सहमत हो जाता है। बाद में पार्किंग में वे दोनों कार में बैठते हैं। लियो मैक्स को एक डिकैफ ड्रिंक देते हुए कहता है, ये लो, बाहर जाते समय कुछ पीने के लिए। तुम्हें डिकैफ पसंद है ना? जॉय ने मुझे बताया था। मैक्स उसे थैंक्स कहता है और सोचता है कि ये लोग आपस में क्या बातें करते हैं। लियो सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, पैट्रिक तुम्हारी बहुत प्रेस कर रहा था मैक्स, भले ही ये तुम्हारा दूसरा साल है। वो कहता है कि तुम्हारी कोडिंग मिड लेवल या उससे ऊपर की है। मैक्स फ्लस्टर्ड हो जाता है और सोचता है कि पैट्रिक लोगों को क्या क्या बताता रहता है। लियो आगे कहता है, यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अगर मेरी नौकरी छोड़ने से पहले मौका मिले तो मैं कम से कम एक बार तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहूंगा। चौंक कर मैक्स पूछता है कि क्या वो नौकरी छोड़ रहा है, लेकिन लियो स्पष्ट करता है कि वो धीरे
धीरे धीरे ऐसा करने की योजना बना रहा है। वो बताता है कि उसे एक दोस्त के नए स्टार्टअप में पद की पेशकश की गई है और वो अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद इस पर विचार कर रहा है। मैक्स इस नई जानकारी को प्रोसेस करता है और लियो की उम्र, मास्टर डिग्री और महंगी इंपोर्ट कार को नोटिस करता है। मैक्स पूछता है कि लियो किसी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी में क्यों नहीं शामिल हो जाता। लियो समझाता है, ऐसी कंपनी जहाँ सब कुछ पहले से सेटअप हो वहाँ मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ खिड़कियाँ या चिमनियाँ नहीं बल्कि पिलर्स बनाने में मदद करना चाहता हूँ। मैक्स थूक निकलता है और मन ही मन कहता है कि ये बंदा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कूल है। फिर लियो पूछता है, मैक्स तुम्हारा क्या, तुम बाद में किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना चाहोगे? मैक्स इस सवाल से हैरान होकर कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो कुछ एक्सपीरियंस के बाद मैं फ्रीलांस काम करना चाहूंगा। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या लोगों से बंध कर नहीं रहना चाहता। फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, कहीं मैंने खुद को सोशल मिसफिट जैसा तो नहीं दिखा दिया। पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब लियो उसके इस एम्बिशन को सराहनीय बताता है। लियो कहता है कि टैलेंटेड फ्रीलांसर अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। लियो एक मुस्कान के साथ कहता है, आज की बात को सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, खासकर कॉमर्स टीम से। मैक्स सहमत हो जाता है। तभी मैक्स बताता है कि वे गोल गोल घूम रहे हैं और एक ही गली से 3 बार गुजर चुके हैं। लियो पैनिक्स, रुको, वो बिल्डिंग हमने पहले देखी थी, ये क्या हो रहा है? काफी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बाद आखिरकार उन्होंने सब कुछ लोड किया और डिजर्ट कैफे पहुंच गए। कैफे के अंदर लियो देखता है कि जॉय फोन नहीं उठा रही है और सोचता है कि क्या उसे बस सबसे पॉपुलर केक ले लेना चाहिए। मैक्स दखल देता है और एक खास केक की ओर इशारा करते हुए कॉन्फिडेंटली सजेस्ट करता है कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। वो एक खूबसूरती से सजाया गया कुकीज एंड क्रीम केक चुनते हैं। बाद में ऑफिस में जॉय केक देखकर दंग रह जाती है। वो खुशी से बताती है, जब भी मैं वीकेंड पर आती हूँ ये हमेशा सोल्ड आउट होता है। तुम्हें कैसे मिला? लियो राहत की सांस लेता है और कहता है, तुम्हारे सहकर्मी की इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी है या वो बहुत थॉटफुल है। जॉय कंफ्यूज्ड हो जाती है और लियो बताता है कि मैक्स ने इसे चुना था। हैरान होकर वो मैक्स की ओर देखती है और मुस्कुराती है। जब मैक्स काम कर रहा होता है तो उसकी डेस्क पर केक के एक स्लाइस से भरा पेपर कप आता है। मैक्स पूछता है कि ये क्या है, तो जॉय कहती है, तुम्हारे लिए केक मैक्स, मेरे पास रखने के लिए सिर्फ पेपर कप था। वो कुछ पाउडर गिर जाने के लिए माफी मांगती है और मैक्स कहता है कि वो इसे साफ कर लेगा। वो उसे एक फॉर्क देती है और कहती है कि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। केक का एक टुकड़ा खाते हुए मैक्स नोट करता है कि केक उतना मीठा नहीं है जितना उसने सोचा था। जॉय उसे देखती है और उसे वो पल याद आता है जब सहकर्मी ने उसे चॉकलेट मिल्क दिया था। जॉय उसे पाकर बहुत खुश हुई थी। सहकर्मी हंसते हुए कहती है कि मैक्स ने इसे चुना था। जॉय हैरान होकर पूछती है कि क्या वो जा रहा है। वो पैकेट को देखती है और मन ही मन कहती है, चॉकलेट मिल्क हैंगओवर के लिए परफेक्ट है और मैं वाकई एक चोकोहॉलिक हूँ। फिर वो मैक्स की ओर देखती है जो जाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच एस्टर चुपके से देख लेती है कि जॉय मैक्स को देख रही है। जॉय की आंखें चमक रही हैं और वो धीरे से बड़बड़ाती है, मुझे लगता है कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा विचारशील है। मैक्स ये सुन लेता है और उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है। वो जल्दी से अपना मुंह ढक लेती है और मुस्कुराते हुए मजाक में कप की ओर इशारा करती है, क्या मैं ये स्नैक खा सकती हूँ या नहीं? सीन अब कुछ समय बाद का है। मैक्स की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बताता है कि वो कैफीन के प्रति एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। वो अपना सीना पकड़ लेता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी उसे एक एहसास होता है और वो पैनिक में अपने कॉफी कप को देखता है। वो पागलों की तरह ढक्कन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उस पर डिकैफ का लेबल नहीं है। ये देखकर पैट्रिक पास आता है और उसे एहसास होता है कि उनके ड्रिंक्स आपस में स्विच हो गए थे। पैट्रिक हंसते हुए बोलता है कि उसकी कॉफी उसे अनयूजुअली वीक लग रही थी। ये सुनकर जॉय चिंता के साथ उसकी तरफ देखती है और याद दिलाती है कि वो कैफीन नहीं ले सकता। पैट्रिक माफी मांगता है लेकिन मैक्स इसे टालने की कोशिश करता है। अंदर ही अंदर मैक्स बहुत पैनिक कर रहा है क्योंकि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा है। वो मन ही मन बोलता है कि आज के दिन की शुरुआत बहुत रफ है। तभी मैक्स पर हेली, जेडन और पैट्रिक के काम और बग से जुड़े मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। मैक्स अपनी डेस्क पर बैठे बैठे एक खामोश चीख निकालता है। जॉय उसे देख रही है कि कैफीन की वजह से वो ओवर स्टिमुलेटेड महसूस कर रहा है। उसकी हालत देखकर जॉय प्यार से बोलती है कि वो उसका काम बांट सकती है, लेकिन मैक्स तुरंत मना कर देता है और बोलता है कि ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है जिसे उसे संभालना होगा। जॉय उसे एक उदास लेकिन समझदारी भरी मुस्कान के साथ देखती रहती है। तभी लियो आकर जॉय से लंच के बारे में पूछता है और उसे अपनी पुरानी टीम के साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। जॉय नर्वस होकर बोलती है कि वो बाद में आएगी। सीन अब कुछ समय बाद का है। मैक्स राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने सबसे बड़ी मुसीबत सुलझा ली है। वो समय चेक करता है और देखता है कि लंच का समय हो चुका है। वो कबोर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि पूरी सुबह एक ब्लर जैसी रही। वो चैमोमाइल टी से खुद को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन डिब्बा खाली मिलता है। वो इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो ऑफिस के बजाय किसी कैफे जाएगा। वो अपनी एप्पल चैमोमाइल टी लेकर निकलता है। उसे सिरदर्द महसूस हो रहा है और वो इसके लिए कैफीन को दोष देता है। वो उदास आसमान की ओर देखता है और पछताता है कि वो छाता नहीं लाया। वो बस ये दुआ करता है कि बारिश न हो। सीन अब ऑफिस के अंदर का है। 2 महिलाएं वहां से गुजरती हैं और उन्हें मैक्स के चारों ओर एक डार्क ऑरा महसूस होती है जिससे वे डर जाती हैं। मैक्स समय देखता है और मन ही मन बोलता है कि पूरा दिन सिर्फ क्रॉस टीम रिक्वेस्ट्स हैंडल करने में निकल गया और दिन खत्म हो गया। वो सोचता
सोचता है कि कैफीन क्रैश को देखते हुए बेहतर यही होगा कि मुख्य काम कल ही निपटाए। जल्दी घर जाने का ऐलान करते हुए वो जॉय की डेस्क के पास से गुजरता है। लिफ्ट में वो खुद को समझाता है कि अपनी एनर्जी के हिसाब से स्केड्यूल एडजस्ट करना एक जरूरी ऑफिस सर्वाइवल स्किल है। वो बरसों बाद जल्दी घर जाने की खुशी में झूम रहा है और जमकर आराम करने का प्लान बनाता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसकी सारी प्लानिंग खराब हो जाती है क्योंकि बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है। वो पछताते हुए बोलता है कि आज के दिन ही बारिश होनी थी, जबकि उसके पास घर पर छातों का ढेर लगा है। अचानक जॉय उसके बगल में आती है और अपना छाता शेयर करने का ऑफर देती है। वो मुस्कुराते हुए छाता खोलती है, जिससे मैक्स सरप्राइज हो जाता है। साथ चलते हुए जॉय बोलती है कि वो स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस कर रही है। वो कहती है कि उसे लगता है कि उसे अपने साइड प्रोजेक्ट के अलावा एक और स्किल की जरूरत है। ये सुनकर मैक्स मन ही मन सोचता है कि वो इस स्थिति में कैसे फंस गया। वो बड़बड़ाता है कि वो अकेले ही बिल्कुल ठीक था। जॉय चहकते हुए बोलती है कि बस स्टॉप बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन मैक्स सिर्फ एक कराह के साथ जवाब देता है। वो अंदर ही अंदर बोलता है कि उसे लग रहा है कि वो उसे परेशान कर रहा है और शायद उसे बारिश में ही भीगते हुए चले जाना चाहिए था। तभी जॉय को कुछ याद आता है और वो बोलती है कि कल के चॉकलेट केक के लिए थैंक्स। वो पूछती है कि तुमने ही इसे चुना था ना। मैक्स जवाब देता है कि क्लर्क ने कहा था कि वो बेस्ट सेलर है। ये सुनकर जॉय हंसते हुए बोलती है कि उसे लगा कि तुमने इसलिए चुना क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है। मैक्स हैरान रह जाता है और जॉय हंसते हुए बोलती है कि वो बस मजाक कर रही है। फिर गंभीर होकर वो बोलती है कि डोंगू छाता ठीक से पकड़ो क्योंकि मैं भीग रही हूँ। मैक्स छाता उसकी तरफ और झुका देता है। ये देखकर जॉय हंसते हुए बोलती है कि ये भी एक मजाक था क्योंकि छाता दो लोगों के लिए थोड़ा छोटा है। डोंगू को एहसास होता है कि जॉय को उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा है। वे तेज बारिश के बीच खामोशी से चलते रहते हैं। डोंगू नर्वस हो जाता है और छाता जॉय की तरफ और ज्यादा झुका देता है और सोचता है कि बस स्टॉप कब आएगा। वे आखिरकार बस स्टॉप पहुंचते हैं और इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। मैक्स मन ही मन बड़बड़ाता है कि सारी बसें लेट हैं। जॉय नोट करती है कि वो पूरा दिन व्यस्त था और उसने लंच भी नहीं किया। मैक्स थकावट के साथ इस बात को कंफर्म करता है। जॉय को बुरा लगता है कि वो उसके लिए सैंडविच नहीं ला पाई, लेकिन मैक्स बोलता है कि वो ठीक है। एक छोटे से फ्लैशबैक में जॉय देखती है कि लियो ऑफिस में उसे वेव कर रहा है। मैक्स एक पल सोचता है और उससे पूछता है कि क्या तुम और लियो तब से साथ काम कर रहे हो जब तुम सेटलमेंट टीम में थे। जॉय बोलती है कि हाँ, उन्होंने कंपनी साथ ज्वाइन की थी और 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये सुनकर मैक्स मन ही मन बोलता है कि 3 साल एक बहुत लंबा समय है। अचानक जॉय पूछती है कि उसने लियो के बारे में क्यों पूछा। मैक्स खुद भी यही सोचता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। फिर वो बोलता है कि पिछली बार कार में उनकी बात हुई थी और वो कई मायनों में अमेजिंग लगता है। जॉय सहमत होते हुए बोलती है कि लियो वाकई अलग है। वो अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए बोलती है कि वो वर्कआउट करता है और सुपर सोशल है और उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। वो कहती है कि लियो हर किसी का आइडियल है, पर फिर वो बोलती है कि निजी तौर पर उसे इसका उल्टा टाइप पसंद है, कोई ऐसा जो बाहर से सॉफ्ट हो पर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो बोलती है कि कोई तुम्हारे जैसा डोंगू। जॉय को तुरंत एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया है। वो घबराते हुए पैनिक करने लगती है और बोलती है कि मेरा मतलब सिर्फ ये था कि साथ काम करने के लिए तुम्हारे जैसा इंसान मुझे ज्यादा सूट करता है। वो कहती है कि ये बस इतना ही है और इसे गलत मत समझना। मैक्स बोलता है कि वो गलत नहीं समझ रहा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्स मन ही मन बोलता है कि ये कोई अंदरूनी ताकत नहीं है, बल्कि ये बस बहुत ज्यादा चिंता है और वो चीजें अंदर दबा कर रखता है क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी बस आती है और वो खड़ा हो जाता है। मैक्स उसे थैंक्स बोलकर विदा लेता है और बोलता है कि मेरी बस आ गई है, इसलिए मैं चलता हूँ। वो मन ही मन बोलता है कि वो ये बात शायद कभी नहीं कह पाएगा। जॉय उसे विदा करती है और कल मिलने की बात कहती है। जैसे ही वो जाता है, जॉय के अनकहे विचार उसके असली प्यार को जाहिर करते हैं। बस के अंदर डोंगू सोचता है कि जॉय ने कहा कि वो लियो को पसंद नहीं करती और उसे डोंगू जैसा कोई इंसान पसंद है। वो महसूस करता है जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ अचानक हट गया हो। वो हैरान है कि उसे इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखता है कि बारिश रुक चुकी है। उसे अचानक लाइट हेडेड महसूस होने लगता है और वो अपना सीना पकड़ता है। मैक्स बोलता है कि आम लोगों की तुलना में वो कैफीन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है और वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये बेचैनी और ये तेज धड़कन सिर्फ उस गलत कॉफी की वजह से है, ना कि चेरिन की वजह से। सीन अब अगले दिन पर शिफ्ट होता है। एस्टर चहकते हुए जॉय के पास आती है और पूछती है कि क्या वो एक ब्लाइंड डेट में इंटरेस्टेड होगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और जॉय पूछती है कि वो क्या कह रही है। एस्टर समझाते हुए बोलती है, मैंने हमारी टीम डिनर के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, याद है? जॉय को याद आता है और वो कहती है, ओह कल वाली पोस्ट। फिर एस्टर कहती है, कॉलेज के एक सीनियर ने उसे देखा और तुम्हारे बारे में पूछा, क्या मैं उसे जॉय से मिलवा सकती हूँ? वो कहती है कि वे लंच पर इसके डिटेल्स में बात करेंगे। इस बीच डोंगू चुपचाप ये सब सुनता रहता है। सीन अब कुछ समय बाद का है। एक कपल जॉय और मैक्स के पास से गुजरता है। वो लड़का मुड़कर जॉय को देखता है जो सच में स्टनिंग लग रही है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ये नोटिस कर लेती है और गुस्से में उसके पैर
पैर पर लात मारती है। ये देखकर मैक्स मन ही मन कहता है, अगर आपके पास लुक्स हैं तो मुझे लगता है कि लोग किसी न किसी तरह आप तक पहुंच ही जाएंगे। जॉय फिर अपने फोन से उसे रास्ता बताती है। वो समझाती है कि वे उसके एक दोस्त के कैफे जा रहे हैं और नोट करती है कि यह स्टेशन से थोड़ा दूर है। डोंगू उसे अपने दोस्त से बात करते हुए देखता है और सोचता है कि क्या उसे ऑनलाइन फोटो की वजह से मिलने वाले अटेंशन की आदत हो गई है। जॉय मजाक में अपनी सहेली से स्पेशल सर्विस के लिए कहती है। पास ही दो लड़के फुसफुसाते हैं कि वो कितनी स्टनिंग है, जिसे डोंगू सुन लेता है। मैक्स अपने आप से सोचता है कि अगर उनका स्टडी ग्रुप नहीं होता तो वो उसके जैसी लड़की के साथ कभी कैफे में नहीं होता। बाद में उनकी टेबल पर आइसक्रीम, एक महंगा दिखने वाला केक और टोस्ट लगा होता है। काम करते समय जॉय डोंगू के डिजाइन फाइल्स को ओपन सोर्स बनाने के सुझाव से सहमत हो जाती है। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करती है, मैक्स अंदर ही अंदर कहता है, तो क्या वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है या नहीं, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। जॉय डॉक्यूमेंट भेजती है और कहती है, मुझे लगता है कि हमें उन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है जो मैंने मैसेंजर पर भेजे थे। इस बीच मैक्स मन ही मन कहता रहता है, एक टीममेट के तौर पर क्यूरियस होना सामान्य है ना? ये सिर्फ साधारण जिज्ञासा है और कुछ नहीं। मैं बस सहजता से पूछूंगा। एक्ट नेचुरल। जॉय का ध्यान भटकता है जब वो उसे पुकारता है। ओह, पहले मैंने तुम्हें और एस्टर को ब्लाइंड डेट के बारे में बात करते हुए सुना था। मैक्स खुद को यकीन दिलाता है कि ये पूछना बहुत अचानक, रैंडम नहीं है। जॉय हंसते हुए कहती है, क्या अचानक? क्या तुम क्यूरियस थे? मैक्स अवाक रह जाता है क्योंकि वह पकड़ा गया है। जॉय आगे कहती है, तो डोंगू, तुमने भी वो सुना? डोंगू पैनिक करने लगता है जब वो हंसती है और पूछती है कि क्या वो उत्सुक था। वो आगे कहती है कि उसे लगा था कि वो अपने हेडसेट के साथ कुछ नहीं सुन सकता, जिससे वो स्पीचलेस रह जाता है। एक तनावपूर्ण सन्नाटे में डोंगू मन ही मन फैसले की भीख मांगता है, जबकि वो चुपचाप अपना डिजर्ट खाती है। जब वो घबराते हुए पूछता है कि क्या उसने डेट पर जाने का फैसला किया है, तो वो उसे सोच समझकर देखती है। वो मानती है कि लड़का गुड लुकिंग था और उसने इस बारे में सोचा भी, लेकिन अंत में उसने मना कर दिया। इससे डोंगू को राहत मिलती है। वो खुद से सोचता है कि ये बहुत फीका नतीजा है, जबकि चीजें बस इंटरेस्टिंग हो रही थीं। जॉय समझाते हुए कहती है, अभी मेरे लिए सेल्फ डेवलपमेंट और जॉब हंटिंग ज्यादा जरूरी है और मैं अभी भी नेचुरल इनकाउंटर्स, प्राकृतिक मुलाकातों के पक्ष में हूँ। तभी डोंगू अपने ड्रिंक पर खांसने लगता है जब वो स्पष्ट करती है, साथ सोने के बाद नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? अचानक होने वाली मुलाकातें, है ना? मैक्स अपना मुंह पोंछते हुए सहमत होता है। डोंगू सवाल करता है कि क्या काम, जॉब हंटिंग और डेटिंग में बैलेंस बनाना संभव भी है? जॉय मानती है कि ये मुश्किल है जब तक कि ये एक ऑफिस रोमांस न हो। ये विचार डोंगू को विजिबली क्रिंज, सकुचाना कर देता है। उसकी रिएक्शन देखकर जॉय उत्सुकता से पूछती है कि क्या वो ऑफिस रोमांस के खिलाफ है, और वो सोचता है कि उसे इस विषय में इतना मजा क्यों आ रहा है। डोंगू समझाते हुए कहता है, ऑफिस रोमांस को गुप्त रखना कठिन है, आपका फोकस गिर सकता है, और यदि आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद के हालात बहुत मैसी उलझे हुए होते हैं। फिर एस्टर के ब्रेकअप को याद करते हुए वो उससे कहता है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे बचना ही ज्यादा एफिशिएंट है। वो मन ही मन सोचता है, मेरा मतलब है ऑफिस रोमांस तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं कभी डेट कर पाऊंगा। तब जॉय पूछती है कि वो क्या करेगा अगर ऑफिस में कोई उसकी नजर में आ जाए। एक फ्लस्टर्ड डोंगू हकलाने लगता है जब जॉय चहकते हुए सुझाव देती है कि ऐसा तब हो सकता है जब वे साथ काम कर रहे हो। वे एक और ऑकवर्ड साइलेंस, अजीब सन्नाटे में गिर जाते हैं। आगे क्या कहना है ये अनिश्चित होने पर डोंगू चुपचाप स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसे कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ है। वो कहता है कि वो काम को सिर्फ काम के रूप में देखता है और नहीं मानता कि वहाँ अन्य प्रकार के रिश्तों की जरूरत है। चेरिन जॉय सुनती है और कहती है, हेम, तो तुम ऐसा सोचते हो? जैसे जैसे डोंगू टाइप करता है वो सोचता है कि क्या वो खुद कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहा था। फिर वो उससे कहता है, चेरिन, तुम्हारा क्या? तुम ऑफिस रोमांस के बारे में कैसा महसूस करती हो? चेरिन की आंखों में एक ड्रीमी लुक आ जाता है और वो कहती है कि उसे ये मजेदार और रोमांटिक लगता है। वह फुसफुसाने के लिए पास झुकती है कि सबसे बढ़कर ये बहुत थ्रिलिंग, रोमांचक लगता है, जिससे डोंगू पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। घबराकर डोंगू मान लेता है कि या तो वो चुपके से किसी सहकर्मी को डेट कर रही है या उसने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है। चेरिन आगे कहती है कि चूंकि वो अभी तक ऑफिस में किसी की ओर आकर्षित नहीं हुई है, शायद उसके स्टैंडर्ड्स ही बहुत ऊंचे हैं। उन लड़कों को याद करते हुए जो उसकी तारीफ कर रहे थे, डोंगू मन ही मन कहता है, सोचो तो क्या उसने ये नहीं कहा था कि ऑफिस में उसे बहुत हिट ऑन किया जाता है? ईमानदारी से कहूँ तो ये अजीब होगा अगर उसके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे नहीं होते। अगर जॉय ने कभी डेटिंग शुरू की तो उसका पार्टनर बिल्कुल अलग लेवल का होगा, है ना? फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि वो पार्टनर के रूप में डोंगू जैसे किसी को पसंद करती है। वो अपने विचारों को झटकते हुए कहता है, कैंग डोंगू, तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ ऐसा क्यों सोचोगे? वो सिर्फ एक सहकर्मी के तौर पे दिया गया कॉम्प्लीमेंट था। डोंगू फिर जॉय से कहता है, मुझे लगता है कि हमने आज का काम खत्म कर लिया है, चले? शेरिन जोर देते हुए कहती है, क्या? लेकिन अभी भी बहुत सारा डिजर्ट बचा है, तुमने तो खाया भी नहीं। डोंगू उससे कहता है कि वो ठीक है और वो इसे घर ले जा सकती है। बाद में जब वे चलते हैं, डोंगू चुपचाप सोचता है कि हाल ही में उसे क्या हो गया है। शेरिन नोटिस करती है कि डोंगू पाले पीला दिख रहा है और पूछती है कि क्या उसे ठंड लग रही है, लेकिन वो ये कहकर टाल देता है, हाँ, शाम को अभी भी ठंड रहती है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? शेरिन जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, मैंने मीठा खाया था इसलिए मेरा ब्लड फ्लो अच्छा होगा। डोंगू अंदर ही अंदर
अंदर कहता है, क्या वास्तव में इससे कोई फर्क पड़ता है? फिर वो पूछती है कि क्या वो बस स्टॉप की ओर जा रहा है। वो कहता है कि वो आज सबवे मेट्रो लेगा, जबकि वो मन ही मन कहता है कि वो साथ नहीं जाना चाहता और इसीलिए वो बस नहीं ले रहा है। फिर जब वे जाने लगते हैं, वो उनके अगले स्टडी सेशन के लिए उसकी उपलब्धता के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो बुधवार को छुट्टी ले रही है। वो उत्साह के साथ उसे अपना फोन दिखाती है और समझाती है, मुझे अपने अब तक के सबसे पसंदीदा लेखक के बुक साइनिंग का टिकट चाहिए। मैं हाई स्कूल से उनकी फैन हूँ और अब आखिरकार मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा। क्या ये अमेजिंग नहीं है? मैक्स ये देखते हुए सोचता है, तो उसे पढ़ना पसंद है ना? यह अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड है। शेरिन उत्साह से मुस्कुराती है और कहती है, उन्होंने अभी एक नई किताब रिलीज की है और ये बहुत अच्छी है। डोंगो उसके उत्साहित चेहरे को देखता है और सोचता है, मैंने उसे बहुत मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैंने उसे इतना खुश देखा है। वो उसे ये कहकर ख्यालों से बाहर निकालती है, यह मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, क्या तुम इसे उधार लेना चाहते हो? इससे उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। फिर वो दूसरी तरफ देखता है और कहता है, ओह जरूर। इससे वो उसे एक उत्सुक भाव से देखती है। वो मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है। कल मिलने तक उसे शुभकामनाएं देती है। डोंगो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा उसे सूर्यास्त की सड़क पर जाते हुए देखता है। ख्यालों में खोया हुआ डोंगो स्पीचलेस खड़ा रहता है।